नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार पूरी तरह से चुनाव के मोड में है और राजनीतिक दल चुनावी रंग में रंगे नज़र आ रहे हैं। बिहार राजनीति के रंग में, चुनाव के रंग में रंगा नज़र आ रहा है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली को संबोधित किया है और इस रैली को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो चली है। तमाम दूसरे सवाल भी हैं बिहार की राजनीति से जुड़े हुए, और उन सवालों पर बातचीत करने के लिए हम आ पहुँचे हैं बिहार सरकार में मंत्री, जेडीयू के कद्दावर नेता नीरज कुमार सिंह जी के पास। सर, वर्चुअल रैली थी और वर्चुअल रैली में विपक्ष का यह दावा है वर्चुअल रैली को लेकर कि ये रैली पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। कई तरह के आंकड़े गिनाए गए हैं। बिहार जैसे राज्य में जो हमने काम का लेखा जोखा पेश किया तो बेचैनी तो स्वाभाविक है ना। हम तो अपने 15 वर्ष का हिसाब किताब दे रहे हैं, और वो क्या देंगे? उनके पास क्या है? जिनके पास भाषाई विकृति हो, जिसके विपक्ष का नेता इस देश का पहले नेता होंगे जो 420 का आरोपी है। ये कहीं नहीं, ये लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना सुखद है, लेकिन यहाँ बिहार ऐसा राज्य मिला है जिसका विपक्ष का नेता 420 का आरोपी और जिसके पिता जो विरासत ही संभाल रहे हैं वो 420 का सजा याफ्ता। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? ये राजनीति तो ये 420 लोग हैं, ये स्वाभाविक है, उनसे इसी भाषा की उम्मीद की जा सकती है। तो रैली को लेकर दावा किया गया था सर कि बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। कम लोगों के जुड़ने की अलग अलग वजह हो सकती है, या फिर जेडीयू क्या मानती है कितने लोग जुड़े, और क्या चूँकि पहली प्लेटफॉर्म पर ये रैली हुई उसकी वजह से भी कुछ कमियां रह गई? नहीं, कोई कमी नहीं रही है। जो लोग यहाँ से बैठ के देख रहे हैं तो उनको आईना समझ में नहीं आएगा। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में था, सन्नाटा था सड़क पर, बिजली सरकार ने पहुँचा दिया है घर घर, लोग घर के अंदर बैठ कर के देख रहे थे। और सबसे बड़ी संख्या तो मैंने महसूस किया कि महिलाओं का जो आकर्षण था, लगा कि 10:30 बजे के बाद उन लोगों ने तय कर लिया था कि आज कोई काम नहीं करेंगे, आज पूरी बात सुनेंगे। और 3 घंटा 1 मिनट माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधन किया, तो उतना देर बर्दाश्त होगा? स्वाभाविक है किसी को बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए ये नकारात्मक बातें से राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। राजनीति में, वैकल्पिक राजनीति में आपको एजेंडा तय करना पड़ेगा। अभी क्या एजेंडा तय करेंगे? पलायन पर है कलेजा में दम। अगर हिम्मत है तेजस्वी यादव को 10 मार्च 1990, मैं डेट बता रहा हूँ, लालू प्रसाद का भाषण हुआ था शपथ ग्रहण के बाद। 3 प्राथमिकता बोली थी, शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकना। क्योंकि लालू जी तो जेल में है ना, राजकीय अतिथि बने हुए हैं, तो बात कर ले अपने पिता से। अब वो प्रमाण है, दस्तावेजी प्रमाण है। तो 15 वर्ष में आप बताइएगा ना, शिक्षा, रोजगार और पलायन रोकना। तो पलायन रोकने का हालत ये हो गया कि आप जुडिशियल माइग्रेंट हो गए, न्यायिक माइग्रेंट हो गए। SC ST वर्ग के लोगों को लेकर जो फैसला सरकार का आया है उसको लेकर कल तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा कि हम जात पात की बात नहीं करते। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 1989 का SC ST अधिनियम पढ़ा? कुछ ज्ञान वान लीजिएगा। 2016 में जो पार्लियामेंट ने संशोधन किया था उसका ज्ञान है? तो ज्ञान है नहीं, है चरवाहा विद्यालय के राजनीतिक प्रोडक्ट। तो उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है? एक मांग। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अब जाति से तो बड़ा आपको नाराज़गी है, परिवार से। माने राष्ट्रीय अध्यक्ष रहिएगा आप, परिवार विधानसभा में नेता रहिएगा आप, अब विधान परिषद में नेता रहेंगी माँ। इस पर क्या मंतव्य है? ऐसा कोई राजनीतिक दल देखे होंगे कि जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही पंचायत के चुनाव लड़ने लायक नहीं हो? इसलिए इन लोगों से उम्मीद ही नहीं। देखिए, वैकल्पिक राज, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1990 से लेकर 2005 तक लालूवाद को तेजस्वी विचारधारा मानते हैं। तो 10 मार्च 1990 को जो उन्होंने बयान दिया, क्या वह बयान में जो उद्देश्य तय किए गए थे कि हम शिक्षा, रोजगार और माइग्रेशन पर हम काम करेंगे, तो उस सवाल पर अपना श्वेत पत्र जारी करिए ना। जैसे हमने अगर कहा कि हम बिहार के अंदर में बेटी को रिजर्वेशन देंगे, हर घर बिजली पहुंचाएंगे, सड़क बनाएंगे, कानून व्यवस्था ठीक करेंगे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो वही बताया कि भाई हमने जो काम किया है समाज के सारे तबके के लिए, वो हम बता रहे हैं। तो आप बताइए ना, 15 वर्ष आपको
शपथ लेने के बाद ये बयान है उनका, ऑल इंडिया रेडियो पर बयान दिया है उन्होंने। SC/ST एक्ट को लेकर जो फैसला सरकार का आया है कि पीड़ित परिवार को नौकरी देगी, उस पर एक डिमांड सामने आई है आपकी सहयोगी की तरफ से। लोक जनशक्ति पार्टी ने बाकायदा उसके सुप्रीमो चिराग पासवान ने चिट्ठी लिखी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और ये कहा है कि अब तक ऐसे जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके परिवार को नौकरी दीजिए, अब तक ऐसे जितने मामले हत्याओं के लंबित है उसका स्पीडी ट्रायल कीजिए। मांग से सहमत हैं, मांग मानेंगे? अभी मेरे पास तथ्यगत आंकड़ा नहीं है, ये तो मैं बता देता कि उस मामले में बिहार SC/ST अत्याचार अधिनियम के मामले में बिहार ने जो काम किया है जरा राष्ट्रीय स्तर पर उसको देख ले। अरे पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ हर जिले में अनुसूचित जाति जनजाति का थाना है। नहीं, उन्होंने कहा कि अगर मेरी मांग नहीं मानेगी सरकार तो चुनावी घोषणा समझा जाएगा। वो घोषणा हम नहीं करते हैं। हम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ऐसे राजनेता हैं जो कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट किया था ना कि अनुमंडल में पॉलिटेक्निक खोलेंगे, जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे, दिखाई पड़ रहा है ना। आज बेटी साइकिल की सवारी से AK-47 और इंसास लेकर करके लोगों की सुरक्षा कर रही है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। बिजली हमने कहा था हर घर बिजली पहुंचाएंगे, हम कहते हैं सो करते हैं। घोषणा पत्र वाले हमारे नेताजी नहीं हैं, हमारा संकल्प रहता है तो उसको पूरा करते हैं। लेकिन सवाल आपकी सहयोगी ने उठाया है, इसलिए वो अलग विषय है, वो राजनीतिक संदर्भ है। लेकिन काम के आधार पर कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला कर ले देश के अंदर में। मैं तो कह रहा हूँ कोविड-19 के क्षेत्र में भी जो माननीय नीतीश कुमार जी ने काम किया है, जरा तुलना कर लें लोग दूसरे राज्यों से तो एहसास हो जाएगा कि बिहार जैसे जनसंख्या घनत्व के राज्य में जहाँ 35 से 40 लोग बाहर से आए हों, उस परिस्थिति में बिहार ने जो काम किया है वो लोगों को एहसास है। रूम में बैठकर एहसास नहीं होगा, गांव के अंदर जाइएगा तो एहसास होगा कि क्या काम हुआ। एक आखिरी सवाल है, कई चीज़ों को लेकर असहमति साफ दिख रही है या फिर कन्फ्यूजन साफ दिख रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार अपने काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं और बीजेपी ये कह रही है कि राष्ट्रवाद, राम मंदिर, धारा 370 हमारा एजेंडा रहा है और जाहिर है बिहार के चुनावी मुद्दों में वो भी शामिल होगा। बाकायदा मैं नाम ले लेता हूँ, बीजेपी के सांसद हैं रामकृपाल यादव, उन्होंने ऐसा कहा है और इस तरह की बातें लगातार सामने आ रही है। नीतीश कुमार के काम पर वोट मांगा जाएगा या फिर राम मंदिर, राम के नाम पर वोट मांगा जाएगा? पहले तो एक बात दिमाग में स्पष्ट रखिए, हमारा बयान देना महत्वपूर्ण नहीं है। पार्टी का जो ऑफिशियल स्टेट प्रेसिडेंट होते हैं, नेशनल प्रेसिडेंट होते हैं, उनका होता है। हम बयान दे देंगे तो उससे कोई अंतर पड़ रहा है। और जब गठबंधन होता है तो विलय नहीं होता है, तो उसमें कार्यक्रम तय होते हैं। और वो जैसे 7 निश्चय हमारा तय हुआ तो 7 निश्चय NDA का पार्ट बना ना। तो हमारा है कि राज्य सरकार के द्वारा किए गए काम, केंद्र सरकार के द्वारा किए गए काम, उन तमाम कामों का काम की बुनियाद पर ही हम जनता की अदालत में जाएंगे। सर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, राजनीति में और खासकर चुनाव के वक्त परसेप्शन बहुत मायने रखता है। NDA को लेकर एक परसेप्शन है, जिस तरह से टकराव चल रहा है, आप स्वीकार करें ना करें आपकी मर्जी, लेकिन जिस तरह से चिराग पासवान लगातार एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और एक वक्त आया जब JDU के आप जैसे नेताओं ने भी जवाब दिया, हमला हम नहीं कर सकते, शायद इससे आपको आपत्ति हो, तो एक वक्त ये लगा कि आगे चलना मुश्किल है। चिराग पासवान, NDA, कई तरह के कयास हैं और कल उन्होंने बैठक में ये ऐलान किया है कि 143 सीटों पर प्रत्याशियों की लिस्ट जारी करेंगे। इस संबंध में हमको कोई मंतव्य देने का अधिकार नहीं है और बिहार की जनता का जनादेश है। 2015 में जनता दल यू को 64 लाख वोट आया, 2019 में हमको 89 लाख वोट आया, 39 सीट हम लोग जीते हैं बिहार में। तो बिहार की जनता का मिजाज क्या है ये लोगों को इस बात का एहसास है। और NDA पर तो बहुत सवाल होता है, और वहाँ क्या हाल है, वहाँ तो लोग इतना भयभीत है महागठबंधन में कि भाई कब जाएंगे, सीट शेयर में ज़मीन मांग लेगा कि क्या मांग लेगा। वहाँ तो भारी आतंक मचा हुआ है। आप देख रहे हैं ना आतंक का स्वरूप क्या है। अभी देखिए क्या है रांची का होटवार जेल का सीन, जो रिम्स डायरेक्टर का सीन क्या था, क्या हालात पैदा हो गए थे। सवाल इस बात का है ना कि आप वैकल्पिक राजनीति में एजेंडा रहता है, चेहरा रहता है, केवल हम अगर कुछ बोल दें वह महत्वपूर्ण नहीं होता है, लोगों को किस बात का एहसास है यह महत्वपूर्ण होता है।
तो नीरज कुमार जी थे बिहार की राजनीति से जुड़े हुए जो जरूरी सवाल थे वो उन सवालों के जवाब हमने तलाशने की कोशिश की और अपना चिर परिचित अंदाज है, इसी अंदाज में अपने राजनीतिक विरोधियों पर हमला करते हैं। ये इंटरव्यू आपको अच्छा लगे तो इसे खूब से खूब शेयर करें। धन्यवाद।